उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। वाइल्ड टाइगर, मुसन्निफ मजहर कलीम। जूलिया के फ्लैट में गहमा गहमी थी। सीक्रेट सर्विस के तमाम मेंबर मौजूद थे। काफ़ी दिनों से सीक्रेट सर्विस के पास कोई केस ना था, इसलिए वो जब उकताहट का शिकार हो जाते तो उन्होंने मिलकर वक्त गुजारने का प्रोग्राम बनाया कि इस फारिग वक्त में मुल्क की आवाम को बराह रास्त खिदमत की जाए। इनका प्रोग्राम था कि वो सब किसी दूर दराज देहात में जाएं और वहाँ लोगों से मिलकर देहात के मसाइल हल करने की कोशिश करें। लेकिन उनका ये प्रोग्राम इसलिए कामयाब ना हो सका जब वो एक देहात में पहुँचे और उन्होंने वहाँ देहात वालों को इकट्ठा करके उनके मसाइल पूछने शुरू किए तो सब लोग कसनी कतराना शुरू हो गए। अनपढ़ देहातों ने शायद ये समझा था कि ये कोई सरकारी आदमी है और इस तरह वो उनकी आमदनी का पता करके उन पर कोई नया टैक्स लगाने आए हैं। जब किसी ने उससे थोड़ा सा भी ताउन ना किया तो वो मायूस होकर वापस लौट आए और फिर यही प्रोग्राम बनाकर रोज़ाना तमाम मेंबर एक मेंबर के फ्लैट में जमा हों और इस मेंबर के ज़िम्मा इस रोज़ की दावत और प्रोग्राम हो। जो भी वो प्रोग्राम बनाए वो सबको कबूल होगा और फिर बाकायदा कुरा डालकर एक मेंबर का नाम निकाला जाएगा। तो पहला नाम जूलिया का निकला और नतीजे में सुबह ही सुबह सब लोग जूलिया के फ्लैट में पहुंच गए। जूलिया के करीबी होटल को नाश्ते का कह दिया और अब सब डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता करने में मसरूफ थे। इमरान नहीं आया। अचानक सफदर ने कलाई की घड़ी पर नजरें दौड़ाते हुए कहा वो अब उन्हें नहीं आ सकता। सामने बैठे हुए तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा क्यों, क्या हुआ? सामने बैठे हुए तनवीर के अलावा सबने चौंक कर पूछा। उसने मुलाजमत कर ली है। तनवीर ने बड़े स्पाट लहजे में जवाब देते हुए कहा मुलाजमत कर ली है? इमरान ने क्या कह रहे हो? सब तनवीर की इस बात पर और इस इंकिशाफ पर इतने हैरतज़दा हुए कि मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन उनके हाथों से चमचे गिर पड़े। मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। तनवीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसकी आंखें चमक रही थी। इमरान और मुलाजमत नामुमकिन, ये दोनों मुतजाद चीज़ें हैं। सफदर ने सर हिलाते हुए कहा कहाँ कर ली है मुलाजमत? जूलिया ने बेचैन लहजे में पूछा। आपका वो इल्म है कि दारुल हुकूमत में 6 स्टार नया होटल सिल्वरलैंड खुला है। इमरान वहाँ वेटर है। तनवीर ने जवाब दिया। वेटर का लफ्ज़ अदा करते वक्त उसके लहजे में बेपनाह हकारत थी। वेटर, इमरान और वेटर, क्या तुम नशे में हो तनवीर? जूलिया ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। मैं कल इस होटल में गया था तो मुझे चाय इमरान ने ही सर्व की थी। बेचारा मुंह लटकाए काम कर रहा था। मैंने भी जब हैरत का इजहार किया तो कहने लगा क्या करूं, अब पेट तो पालना है। X2 से कुछ देता नहीं, सर रहमान घास नहीं डालते। अब तक सुप्रीडेंट फ्याज से रकम ईंट लेता था, लेकिन सुप्रीडेंट फ्याज किसी कोर्स के सिलसिले में मगरबी जर्मनी चला गया है। नतीजा जाहिर है, तनवीर ने तफसील बताते हुए कहा। ओह, ऐसा नहीं हो सकता। इमरान के लिए रकम पैदा करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो ज़रूर किसी चक्कर में वेटर बना होगा। सबने बैक ज़बान होकर कहा। इससे किसी को भी यकीन ना आ रहा था कि इमरान ने रूसी कमाने के लिए वेटरी शुरू कर दी है। जो हकीकत थी मैंने बता दी। मैंने उसे 5 रुपए टिप दी तो बेचारे ने झुक कर 10 बार सलाम किया। तनवीर ने फ़ख्र से सीना फैलाते हुए जवाब दिया और तनवीर के इस अंदाज पर सबके मुँह बन गए। मैं तो ये बात कभी नहीं मान सकती। जूलिया ने फैसला कुन लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसकी वहाँ ड्यूटी किस वक्त ख़त्म होती है? सफदर ने इंतहाई संजीदा लहजे में पूछा। मुझे नहीं मालूम, होटल टेलीफोन करके पूछ लो। तनवीर ने बुरा सा मुंह बनाते हुए जवाब दिया। ठहरो, मैं X2 से बात करती हूँ, उसे असल सूरत हाल का इल्म होगा। जूलिया ने कहा और उठकर कोने में पड़े हुए टेलीफोन की तरफ बढ़ गई। उसने रिसीवर उठाया और फिर X2 के मखसूस नंबर घुमाने शुरू कर दिए। X2। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से आवाज़ आई और जूलिया ने टेलीफोन के साथ मुंसलिक लाउटर का बटन दबा दिया। अब X2 की आवाज़ कमरे में गूंजने लगी थी। इस तरह सब लोग वहाँ बैठे बैठे इन दोनों की गुफ्तगू आसानी से सुन सकते थे। जूलिया ने लाउटर का बटन इसलिए दबाया था क्योंकि सबके चेहरों पर इमरान के मुतालिक मालूम करने का इश्तियाक मौजूद था। जूलिया स्पीकिंग बॉस, जूलिया ने मौतबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। क्या बात है? X2 की सर्द और खुश्क आवाज़ सुनाई दी। सर, इमरान के मुतालिक मालूम हुआ है कि उसने आमदनी की कमी की वजह से होटल सिल्वरलैंड में वेटरी शुरू कर दी है। जूलिया ने तंजिया लहजे में कहा। हाँ, मुझे इत्तला मिल चुकी है। फिर X2 ने खुश्क लहजे में जवाब देते हुए कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे ये कोई गैर मामूली बात हो। सर, ये इमरान जैसे शख्स की और ख़ास तौर पर सीक्रेट सर्विस की तौहीन है। जूलिया फट पड़ी। उसके लहजे में शदीद एहतजाज था। जूलिया,
اس ملک میں ہر شخص آزاد ہے کہ روزی کمانے کے لیے جو پیشہ چاہے اختیار کرے، اور باقی رہی سیکرٹ سروس کی توہین، تو عمران کا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایکس2 کا لہجہ ویسے ہی خشک اور سپاٹ تھا۔ سر، کیا آپ عزت روزی کمانے کے سلسلے میں عمران کی کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ آخر عمران سیکرٹ سروس کے لیے بھی تو کام کرتا رہتا ہے۔ جولیا نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا، میں نے محتاج خانہ نہیں کھول رکھا کہ لوگوں کی امداد کرتا پھروں۔ میری طرف سے عمران جو چیز چاہے کرتا پھرے۔ سیکرٹ سروس ایک قومی ادارہ ہے اور ہر شخص کا یہ فرض ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کے لیے کام کرے۔ ایکس2 کا لہجہ مزید خشک ہوتا چلا گیا۔ تھینک یو سر، جولیا نے جھلا کر کہا، اور پھر ایک جھٹکے سے اس نے رسیور رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے، چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اسے ایکس2 کی سرد مزاجی اور بے رحمی پر اتنا غصہ آیا تھا کہ اب اسے بولا بھی نہ جا رہا تھا۔ وہ خاموشی سے آ کر واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میز پر مکمل خاموشی تاری تھی۔ بات تو ایکس2 کی درست ہے، عمران کا آخر سیکرٹ سروس سے کیا تعلق ہے؟ تنویر نے چہک کر کہا۔ خاموش رہو تنویر، تمہیں تو عمران سے خدا دادے واسطے کا بیر ہے، جولیا نے بری طرح تنویر کو جھاڑتے ہوئے کہا۔ اور تمہارا عمران سے آخر کیا تعلق ہے کہ تم اس کے غم میں مری جا رہی ہو؟ تنویر بھی ہتے سے اکھڑ گیا۔ یو شٹ اپ، جولیا نے ایکس2 کا غصہ تنویر پر نکالنا شروع کر دیا۔ تم مہمانوں کی یہی عزت کرتی ہو، آئندہ مجھے نہ بلانا، تنویر نے ایک جھٹکے سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ کوئی اس سے روکتا وہ تیز تیز قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکلنا چلا گیا۔ تنویر کے چاہتے ہی صفدر اٹھا اور ٹیلی فون کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ اس نے رسیور اٹھا کر پہلے انکوائری سے ہوٹل سلور لینڈ کے نمبر معلوم کیے، پھر اس نے تیزی سے نمبر گھمانے شروع کر دیے۔ ہوٹل سلور لینڈ، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ مجھے آپ کے ہوٹل کے ایک ویٹر سے متعلق معلومات حاصل کرنی ہے، صفدر نے تہمکانہ لہجے میں کہا۔ کون سے ویٹر کی متعلق معلومات حاصل کرنی ہے آپ نے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ علی عمران نامی ویٹر سے متعلق، صفدر نے جواب دیا۔ کیا معلومات حاصل کرنی ہے؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ صرف اس کی ڈیوٹی کے اوقات معلوم کرنے ہیں، صفدر نے جواب دیا۔ وہ اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہے، کیا اسے بلاؤں؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ نہیں شکریہ، صفدر نے جواب دیا اور پھر رسیور رکھ دیا۔ عمران وہاں موجود ہے، آؤ چلیں اس سے بات کرتے ہیں، جولیا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کیا بات کریں؟ آپ نے کس کی بات سننی ہے؟ صفدر نے جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، میں اسے مجبور کروں گی کہ یہ توہین آمیز نوکری چھوڑنے پر، جولیا نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا۔ چلو بات تو کرتے ہیں، آخر اس کے ساتھ چکر کیا چلا ہے؟ ویسے مجھے تو اب بھی یقین ہے کہ وہ کسی کیس کے سلسلے میں وہاں موجود ہوگا۔ اسے دولت کی کیا کمی ہو سکتی ہے؟ اس نے جوزف اور جوانا جیسے لوگ ملازم رکھے ہوئے ہیں، کیپٹن شکیل نے کہا۔ چلو اس طرح شاید چکر کا ہی پتہ چل جائے، جولیا نے کہا، اور پھر جولیا کا اشتیاق دیکھتے ہی سب ہوٹل سلور لینڈ چلنے پر راضی ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور دوسرے لمبے ایک لمبا تڑنگا لمبے چہرے والا نوجوان اندر داخل ہوا۔ نوجوان کی آنکھوں میں سرخی اس قدر تھی کہ اس کی آنکھیں پہ آنکھیں ڈالتے بے اختیار مخاطب کی نگاہیں جھک جاتی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی پتلون اور سیاہ چمڑے کی بھاری سی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی اور کمرے کے ایک کونے میں بڑی سی میز کے پیچھے ایک نقاب پوش بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا پورا چہرہ سیاہ رنگ کے نقاب میں چھپا ہوا تھا، آنکھوں پر سیاہ اینک لگی ہوئی تھی۔ یہ ویسٹرن کارمن کی سیکرٹ سروس کا چیف گولف تھا، جسے عام طور پر ریڈ فاکس کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ سر، وائلڈ حاضر ہے، آنے والے نوجوان نے کمرے میں داخل ہوتے ہی موتبانہ لہجے میں کہا۔ بیٹھو، نقاب پوش نے کرخت اور سپاٹ لہجے میں میز کے سامنے پڑی ہوئی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور نوجوان بڑے موتبانہ انداز میں کرسی میں بیٹھ گیا۔ پاکیشیا کبھی گئے ہو؟ ریڈ فاکس نے پوچھا، لہجہ کرخت اور تہمکانہ تھا۔ نہیں سر، نوجوان نے مختصر سے لفظوں میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ ہمیشہ ریڈ فاکس کے سامنے مختصر ترین بات کرتا تھا، کیونکہ وہ ریڈ فاکس کی سخت گرمی سے اچھی طرح واقف تھا۔ لیکن اب تمہیں وہاں جانا ہوگا، ایک اہم مشن پر، ریڈ فاکس نے کہا۔ بہتر سر، نوجوان نے جواب دیا۔ یہ فائل دیکھو، ریڈ فاکس نے ایک طرف رکھی ہوئی سرخ رنگ کی فائل نوجوان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اور نوجوان نے اٹھ کر بڑے معتمانہ انداز میں فائل لی اور پھر دوبارہ کرسی پر بیٹھ کر اسے کھولا اور سرسری نظروں سے ورگردانی کرنے لگا۔ فائل میں 4 صفحے تھے، جن کا مطالعہ کرنے کے بعد نوجوان نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے فائل بند کر دی۔ کیا مشن ہے؟ ریڈ فاکس نے پوچھا۔
सर, पाकिस्तान से एक साइंसदान डॉक्टर दावर को अगवा करना है। डॉक्टर दावर और पाकिस्तान की एक खुफिया लेबॉर्ट्री का सरबराह है। उसे जिंदा और दुरुस्त हालत में यहाँ लाना है, नौजवान ने जवाब देते हुए कहा। तुमने बिल्कुल दुरुस्त समझा है। हमारी कौमी लेबॉर्ट्री में एक जंगी फार्मूले पर काम हो रहा है। इस फार्मूले में एक ऐसी उलझन आ पड़ी है जिसे हमारे साइंसदान हल करने से कासिर हैं। हमें बताया गया है कि दुनिया में एक साइंसदान ऐसा है जो इस मजमून में स्पेशलिस्ट की हैसियत रखता है, लेकिन वो पाकिस्तान रहता है। अब सूरत हाल ये है कि हम इस फार्मूले को दूसरे मुल्कों पर जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह क्रीमिया, रूसिया और शुगरान जैसे बड़े मुल्क इस फार्मूले के हसूल के लिए हम पर चढ़ दौड़ेंगे। इसलिए आला सतह में ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान से इस साइंसदान डॉक्टर दावर को अगवा कर लिया जाए और फिर इससे इस फार्मूले को मुकम्मल करा कर उसे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आइंदा के लिए ये फार्मूला महफूज रह सके। रेड फॉक्स ने तफसील बताते हुए कहा। दुरुस्त फैसला है जनाब, नौजवान ने जवाब दिया। आला सतह पर यह फैसला हो जाने के बाद उसकी फ़ाइल मेरे सुपुर्द कर दी गई। मैंने तहकीकात कराई तो मालूम हुआ कि डॉक्टर दावर पाकिस्तान की किसी खुफिया लेबॉर्ट्री के सरबराह हैं। इंतहाई मुहब्बुल वतन और असूल पसंद आदमी हैं। इन पर किसी किस्म की तहरीस, लालच या धमकी कारगर नहीं हो सकती। इसका एक ही इलाज है कि उसे जबरन अगवा करके यहाँ लाया जाए। जब वो हमारे हाथों में होगा फिर उसे किसी भी तरह काम करने पर मजबूर किया जा सकता है। लेकिन जनाब, इस मामूली से मिशन के लिए सीक्रेट सर्विस के किसी भी रुकन को भेजा जा सकता है। नौजवान ने पहली बार ज़रा तफसील से बात करते हुए कहा। हाँ, बिज़ाहिर ये मिशन मामूली नज़र आ रहा है, लेकिन मेरी तहकीकात कहती हैं कि यह मिशन हमारी सीक्रेट सर्विस की तारीख में सबसे कठिन मिशन साबित होगा। पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विस, जिसका सरबराह एक्सटो है, इंतहाई तेज़ और इंतहाई सहीन और इंतहाई मुस्तैद है। आज तक कोई मुजरिम तंजीम को सीक्रेट सर्विस पाकिस्तान में जाकर अपने मिशन में कामयाब नहीं हुई। ये पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का रिकॉर्ड है और पूरी दुनिया की सीक्रेट सर्विसेज और मुजरिम तंजीमें इस बात को अच्छी तरह जानती हैं। वहाँ एक आदमी है जिसका नाम अली इमरान बताया जाता है। इसके मुतल्लिक ये बताया गया है कि वो सीक्रेट सर्विस का रुकन नहीं, लेकिन सीक्रेट सर्विस के लिए अक्सर काम करता रहता है। वो वाहिद शख्स बहुत सी सीक्रेट सर्विसेज पर भारी है। बिज़ाहिर अहमक सा बेज़रर सा नौजवान है, हरकतें मस्खरों जैसी करता है, लेकिन दर हकीकत इंतहाई ज़हीन, अय्यार और चालाक है। मार्शल आर्ट में महारत रखता है। इसका डॉक्टर दावर से भी करीबी ताल्लुक़ है और असल मसला जो दरपेश है वो यही कि डॉक्टर दावर जिस खुफिया लेबॉर्ट्री में मौजूद है उसका किसी को पता नहीं सिवाय इस अली इमरान के। इसलिए अली इमरान के ज़रिए ही डॉक्टर दावर को तलाश किया जा सकता है। रेड फॉक्स ने कहा। नौजवान हैरत भरी नज़रों से रेड फॉक्स को देखता रहा। वो सोच भी ना सकता था कि रेड फॉक्स जैसा शख्स भी किसी की इस अंदाज में तारीफ़ कर सकता है। वो बड़े से बड़े आदमी को कभी खातर में नहीं लाया, लेकिन अली इमरान की यूँ तारीफ़ कर रहा है जैसे वो फातेह हो। तो जनाब, इसमें क्या मसला है? पहले अली इमरान को अगवा किया जाए, उसकी बाद इस पर तशद्दुद करके डॉक्टर दावर का पता चलाया जाए और फिर डॉक्टर दावर को अगवा करके यहाँ ले आया जाए। नौजवान ने कहा। वो अब भी इस मिशन को कोई अहमियत देने पर तैयार न था। हाँ, होगा ऐसे ही, लेकिन अली इमरान की शोहरत के पेश नज़र मैंने इस मिशन के लिए तुम्हारा इंतखाब किया है। तुम्हारा अब तक का रिकॉर्ड शानदार है, इंतहाई अहम मिशन तुमने ऐसी खूबी से सरअंजाम दिए हैं कि उसे कारनामा ही कहा जा सकता है। मैं चाहता हूँ कि ये मिशन भी तुम ही सरअंजाम दो। रेड फॉक्स ने कहा। तारीफ़ का शुक्रिया सर, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं हाजिर हूँ। वैसे मेरे लिए ये मिशन इंतहाई मामूली है, नौजवान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मुझे मालूम है कि वाइल्ड टाइगर के लिए ये मिशन इंतहाई मामूली है, लेकिन कोई रिस्क मैं नहीं लेना चाहता, ना ही मज़ीद तुम्हें कोई हिदायत देना चाहता हूँ। ये मिशन तुमने कुल्ली तौर पर अपने तौर पर सरअंजाम देना है। बहरहाल मुझे डॉक्टर दावर चाहिए, सही और जिंदा हालत में। रेड फॉक्स ने जवाब दिया। ओके सर, डॉक्टर आपके पास पहुँच जाएगा। सर, ये मेरा वादा है, नौजवान ने कहा। ठीक है, ये फ़ाइल लो, इसमें इस अली इमरान का पता मौजूद है। वहाँ पाकिस्तान में हमारे कुछ दोस्त मौजूद हैं, उनके पते भी इस फाइल में मौजूद हैं। डॉक्टर दावर का एक फ़ोटो भी फाइल में है। रेड फॉक्स ने एक और फाइल उठाकर नौजवान की तरफ बढ़ाते हुए कहा।
थैंक यू सर। नौजवान ने उठकर बड़े मौतबाना अंदाज में फाइल रेड फॉक्स से ली। अब मुझे इजाज़त है जनाब। नौजवान ने फाइल को मोड़कर जैकेट की अंदरूनी जेब में मुंतकिल करते हुए कहा। हाँ, ज़रूरत पड़े तो तुम मुझसे स्पेशल फ्रिक्वेंसी पर राब्ता कायम कर सकते हो, रेड फॉक्स ने कहा। बेहतर जनाब, शुक्रिया, नौजवान ने कहा और वापसी के लिए दरवाजे की तरफ मुड़ गया। विश यू गुड लक वाइल्ड टाइगर, रेड फॉक्स ने धीमे लहजे में कहा और नौजवान एहतरामन सर हिलाता हुआ कमरे से बाहर निकलता चला गया। थोड़ी देर बाद वो सीक्रेट सर्विस की इमारत से बाहर खड़ी हुई अपनी कार तक पहुंच गया था। अब रेड फॉक्स भी बूढ़ा हो गया है, ख्वामख्वाह एक मामूली से मिशन को अहमियत दे रहा है, नौजवान ने तंजिया अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। कार मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद एक खासे बड़े बंगले के फाटक पर जाकर रुक गई। ये बंगला उमराह की मखसूस कॉलोनी में वाक़या था और नौजवान इस बंगले के एक हिस्से में रिहाइश पसीर था और यही उसने अपने सेक्शन का हेडक्वार्टर भी बनाया हुआ था। इसने अपने तौर पर बहुत से अफराद को अपने सेक्शन में शामिल कर लिया था जो हर मिशन में उसके भरपूर अंदाज में इमदाद करते थे। फाटक पर पहुंचकर उसने मखसूस अंदाज में हॉर्न बजाया तो फाटक मेकान की अंदाज में खुलता चला गया और नौजवान कार अंदर ले गया। पोर्च में कार रोक दी और उसने टेलीफोन उठाया। फिर एक ट्रैवलिंग एजेंसी से पाकिशिया के लिए सीट बुक कराई। सीट उसने अपने असल नाम जॉन मैकनिज़ो के नाम से बुक कराई और पेशा के खाने में सहाफ़त दर्ज करा दी क्योंकि उसके पास वेस्टर्न कॉर्बन के सबसे मारूफ अखबार के फॉरेन स्पेशल रिपोर्टर के कागजात मौजूद थे। बतौर सहाफ़ी उससे ये फ़ायदा रहता था कि कस्टम पुलिस वाले इसकी शख्सियत का एहतराम करते थे और वो ख्वामख्वाह की चेकिंग से बच जाता था। पाकिशिया के लिए सीट बुक कराने के साथ ही साथ ट्रैवलिंग एजेंसी को पाकिशिया के सबसे आलीशान होटल में कमरा बुक कराने का भी कह दिया था और जब उससे बताया गया कि ट्रैवलिंग एजेंसी का आदमी इसका पासपोर्ट और देकर ज़रूरी कागजात लेने आ रहा है तो उसने फ़ोन बंद किया और एक अलमारी से मुतल्लिका कागजात निकाल कर मेज़ पर रखे और फिर उसने इंटरकॉम पर सिक्योरिटी इंचार्ज को हिदायत दी कि ट्रैवलिंग एजेंसी से आने वाले को इस तक पहुंचा दिया जाए। इस काम से फारिग होने के बाद उसने रेड फॉक्स की दी हुई फाइल निकाली और उसके मुतालिया में मसरूफ़ हो गया। फ़िलहाल इसने अकेले ही पाकिशिया जाने का फ़ैसला किया था। इसका इरादा था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर वो सेक्शन कॉल कर लेगा और फ़िलहाल वहाँ जाकर अपने तौर पर हालात का जायज़ा लेना चाहता था। होटल सिल्वरलैंड के वसी अरीज हाल में इस वक्त इक्का दुक्का ही अफराद नजर आ रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा उनकी तादाद 10 के करीब ही थी। ये लोग भी होटल के कमरों की रिहाइश में थे और शायद अपने कमरों में नाश्ता करने की बजाय हॉल में बैठकर नाश्ता ज़्यादा पसंद करते थे, इसलिए वो लोग नीचे उतर आए थे। ये सारे गैर मुल्की थे और मर्द थे, इनमें से एक भी औरत ना थी। हॉल के काउंटर पर एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हुई थी जबकि इमरान वेटर की यूनिफॉर्म में उसे मिर्ज़ा गालिब और ज़ौक़ का फ़लसफ़ा इश्क समझाने में मसरूफ़ था। मैं उनके अशार की ऐसी तौसीक़ कर रहा था कि लड़की का चेहरा गुलनार की तरह खिला हुआ था। इमरान का अंदाज़ ऐसा था जैसे वो गालिब और ज़ौक़ के दर पर वो इस लड़की से इजहार इश्क कर रहा हो और सफ़ेद रंग के बेदाग यूनिफॉर्म में इमरान जैसा वसी और शकील शख्स और भी ज़्यादा वजी नजर आ रहा था और लड़की नज़रों ही नज़रों में इस पर रेशाए ख़त भी होती जा रही थी। अरे वेटर, इधर आओ। अचानक हाल के कोने से किसी के धाड़ने की आवाज़ सुनाई थी और लड़की के साथ इमरान भी चौंक पड़ा। वो बगैर मुड़े ही तनवीर की आवाज़ पहचान गया था। उसने मरने की ज़रूरत ही ना समझी थी क्योंकि हाल में 10 से ज़्यादा वेटर मौजूद थे। अरे छोड़ो इन पंछियों और मुसाफिरों को, मिर्ज़ा गालिब कहता है कि इमरान ने लड़की को दोबारा अपनी तरफ मुतवज्जा करते हुए कहा। वो तुम्हें बुला रहा है, लड़की ने कहा। आवाज़ तो मर्दानी है और फिर मुझे क्यों बुला रहा है? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो तुम्हें सिर्फ औरतें ही बुलाती हैं? लड़की ने बुरी तरह हंसते हुए कहा। इमरान ये सब साहब तुम्हारी कॉल कर रहे हैं। अचानक एक वेटर ने करीब आकर इमरान से कहा और इमरान बादल खास्ता मुड़ा और फिर तेज़ तेज़ कदम उठाता इस मेज़ की तरफ बढ़ता चला गया जहां तनवीर सीना चलाए हुए बैठा था। क्या पका है? इमरान के करीब जाते ही तनवीर ने बड़े हकारत आमेज़ लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। आपके सिरी पाए, आपकी ज़ुबान, आपकी ओछड़ी, आपका कुर्ताए कलेची, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। ओह यू शट अप, अपनी औकात में रहो। तुम एक मामूली से वेटर हो और मैं मुअज़्ज़ज़ आदमी हूँ, तनवीर ने गुस्से से उबलते हुए लहजे में कहा। इसीलिए तो आपकी कह रहा हूँ, वरना मैं तुम्हारे सिरी पाए, तुम्हारी ज़बान, तुम्हारी ओछड़ी भी कह सकता था। फिक्र ना करें, बस कुछ मुअज़्ज़ज़ ही मेहमान
के साथ सब कुछ ही मुअस्सस रहेगा। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में जवाब देते हुए कहा, जाओ नाश्ता लेकर खाओ और जल्दी। तनवीर ने शाहाना अंदाज में कहा। रफ़ीक, इमरान ने करीब खड़े एक वेटर से मुखातिब होकर कहा। क्या बात है? रफ़ीक ने चौंक कर पूछा। साहब को एक नाश्ता मारो और जल्दी। ये मुअज़्ज़ज़ साहब बेचारे कब से भूखे हैं, शायद रात भी फाके से गुजरी है। इमरान ने बड़े हमदर्दाना लहजे में कहा। फिर इससे पहले कि तनवीर कुछ कहता वो तेज़ तेज़ कदम उठाता दोबारा काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। कहाँ है तुम्हारा मैनेजर? बुलाओ इससे। ये कैसे बदतमीज़ वेटर यहाँ भर्ती कर रखे हैं इसने? तनवीर की धाड़ पूरे हॉल में गूंजने लगी। आहिस्ता बोलो, ये मुअज़्ज़ज़ लोगों का होटल है, यहाँ ऊंची आवाज़ से बात करना बदतहज़ीबी में शुमार होता है। इमरान ने बमाते हमाते मुड़कर कहा और एक बार फिर मुड़कर काउंटर की तरफ बढ़ता चला गया। बुलाओ, जल्दी करो, मैनेजर को बुलाओ, मैं ये होटल बंद करा दूंगा। तनवीर गुस्से की शिद्दत से और भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में धाड़ने लगा। उसी लम्हे मैनेजर के कमरे का दरवाज़ा खुला और एक अधीर उम्र शख्स निकलकर तेज़ी से तनवीर की तरफ बढ़ता चला गया। ये मैनेजर था। उसे जाता देखकर इमरान भी काउंटर के साथ पुश लगाकर खड़ा हो गया। अब इसकी नज़रें भी तनवीर पर जमी हुई थी, जो खड़ा गुस्से से उबर रहा था। मैनेजर उसके करीब पहुंचकर रुक गया। फरमाइए जनाब, मैं मैनेजर हूँ। अधीर उम्र मैनेजर ने करीब जाकर बड़े महज़बाना अंदाज में कहा। ये तुमने कैसे वेटर भर्ती कर रखे हैं? बदतमीज़, गुस्ताख और बेअदब, जो मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों की बेइज्जती करते हैं। तनवीर इस पर चढ़ दौड़ा। किस वेटर की बात कर रहे हैं आप? मेजर ने हैरत भरी लहजे में इधर उधर देखते हुए कहा। ये इमरान की बात कर रहे हैं जनाब, करीब खड़े एक वेटर ने कहा। ओह, इमरान की बात कर रहे हैं? वो तो इंतहाई मुहज़्ज़ब है। हमारे होटल के तमाम ग्राहक इससे बेहद खुश हैं। क्या गुस्ताखी की है इसने? मैनेजर के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैंने इससे पूछा कि क्या पका हुआ है, तो कहने लगा आपके सिरी पाए आपकी ज़ुबान। फिर जब मैंने नाश्ता लाने के लिए कहा तो कहने लगा साहब को एक नाश्ता मारो। तनवीर ने जलते हुए लहजे में कहा। इसमें गुस्ताखी वाली कौन सी बात है? मेरी समझ में तो आपके गुस्से की कोई वजह नहीं आ रही। मैनेजर ने मासूम से लहजे में कहा। क्या ये ज़ुबान मुहज़्ज़बाना है? तनवीर को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया। देखिए जनाब, मैंने खुद वेटर को हुक्म दे रखा है कि वो आप का लफ्ज़ इस्तेमाल किया करें। अगर वो खाली सिरिपाए ज़ुबान उजड़ी कहता तो आपकी नाराज़गी बजा थी। बाकी रहा नाश्ता मारने वाली बात, तो ये बात उसने अपने साथी वेटर से कही होगी। आपके लिए तो उसने साहब का ही लफ्ज़ अदा किया है। वैसे मैं इसकी तरफ से मुआफ़ी चाहता हूँ। आपकी मेज़ पर तो उसकी ड्यूटी ही ना थी, फिर वो आपके पास कैसे पहुँच गया? मैनेजर ने कहा। जनाब, उन्होंने खुद बुलाया था। करीब खड़े वेटर ने मुस्कुराते हुए कहा। ओहो, फिर तो आपकी शिकायत नहीं करनी चाहिए। रफ़ीक, जाओ साहब के लिए नाश्ता ले आओ। और कोई हुक्म जनाब? मैनेजर ने कहा। फिर बगैर तनवीर को जवाब सुने तेज़ी से वापस अपनी कमरे की तरफ बढ़ता चला गया। इमरान, मेरी बात सुनो। इमरान के करीब से गुजरते हुए उसने तहमकाना लहजे में कहा और इमरान इसके पीछे चल पड़ा। अलबत्ता उसने मुड़ते वक्त तनवीर को यूं ज़ुबान बाहर निकाल कर दिखाई जैसे बच्चे ज़ुबान निकाल कर एक दूसरे को छेड़ते हैं। बैठो। मैनेजर ने कमरे में दाखिल होते ही एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और ख़ुद बड़ी सी मेज़ के पीछे अपनी कुर्सी में बैठ गया। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि हमारे चेयरमैन ने तुम्हारी सिफारिश की है, लेकिन मैं बहरहाल कोई गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा। करनी भी नहीं चाहिए, आखिर आप इतने बड़े होटल के मैनेजर हैं। और अगर किसी ने गुस्ताखी की है तो मुझे बताएं, मैं उसके सिरी पाए पकाकर आपकी मेज़ पर सर्व कर दूंगा। इमरान ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, इस ग्राहक से गुस्ताखी की वजह। मैनेजर ने झुल्लाए हुए अंदाज में कहा। किस ग्राहक की बात कर रहे हैं आप? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। करनी भी नहीं चाहिए, आखिर आप इतने बड़े होटल के मैनेजर हैं। और अगर किसी की गुस्ताखी है तो मुझे बताएं। यही जो शोर मचा रहा था मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैनेजर ने कहा। अरे, इस फर्नीचर की बात कर रहे हैं? इसकी परवाह ना करें, मेरी 20 साल की सर्विस है। मैंने शहर के हर बड़े होटल में काम किया है। इसकी आदत है कि हर होटल में जाकर इसी तरह शोर मचाता है। बेचारा नफ्सियाती मरीज है। इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। ओह अच्छा, मैं समझ गया। चूँकि वो पहले से तुम्हें जानता था इसलिए उसने तुम्हें बुलाया। बहरहाल तुम आइंदा मोहतात रहा करो, मैनेजर ने फ़ौरन ही नरम होते हुए कहा। और इमरान सर हिलाता हुआ उठा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ता चला गया। दरवाज़ा खुलकर वो जैसे ही हाल में दाखिल हुआ बुरी तरह चौंक पड़ा, क्योंकि हाल के दरमियान की मेज़ों पर पूरी सीक्रेट सर्विस विराजमान थी। वो लोग शायद अभी आए थे और इधर उधर देख रहे थे कि उनकी नज़रें इमरान पर पड़ी। वेटर सफदर ने इमरान को देखते ही चीख कर कहा और इमरान तेज तेज कदम उठाता उनकी तरफ बढ़ता चला गया। हुक्म फरमाइए, इमरान ने करीब आकर बाकायदा रुकू के बल झुकते हुए कहा। ये तुम्हें क्या सूझा है इमरान?
ये हम सब की तौहीन है। अचानक जूलिया ने गुस्सेले लहजे में कहा और न जाने कब से भरी बैठी थी। तुम सीन नामी कोई डिश हमारे होटल में नहीं पकती, कोई मज़ीद हुक्म? इमरान ने एक बार फिर रकू के बल झुकते हुए जवाब दिया। आखिर तुम्हें वेटर बनने की क्या सोची? सफदर ने कहा। सूजी तो शायद हमारे मेन्यू में नहीं, अलबत्ता सूजी से बनी हुई चीज़ें हो सकती हैं। इमरान ने हस्बे मामूल बड़े संजीदा लहजे में जवाब देते हुए कहा। यह बास नहीं आएगा जूलिया, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। कैप्टन शकील ने हंसते हुए कहा। बाज़ो बास का गोश्त ऑर्डर पर सप्लाई किया जा सकता है। शिकारी परिंदा है जनाब, उसे शिकार करना बड़ा मुश्किल है। वैसे अगर आप बास ले आएँ तो हमारा होटल आपके सामने बासें मुसल्लम पेश कर सकता है। इमरान का लहजा बदस्तूर संजीदा था। इस बार जूलिया के अलावा बाकी सब अफराद बे इख्तियार हंस पड़े। चाय लाओ, अचानक नुमानी ने बाकायदा ऑर्डर देते हुए कहा। कौन सी चाय जनाब? पिस्टन, ब्रुक बॉन्ड, स्फेहानी सैलून, ब्लैक चाय, वाइट लेबल, गोल्ड लेबल, सब्ज चाय। इमरान ने चाय की बाकायदा लेबल गिनवाने शुरू कर दिए। उसकी जुबान कैंची की तरह चल रही थी। लिप्टन ले आओ, सफदर ने जवाब दिया। वो इमरान के इस मजाक से खुद भी महफूज हो रहे थे। लपेट कर ले आओ। सॉरी जनाब, इतनी गाढ़ी चाय हम नहीं बनाते कि उसे लपेट कर आपके सामने रखा जा सके। और कोई हुक्म? इमरान ने उसी तरह एक बार फिर रुकू के बल झुकते हुए कहा। यार चक्कर क्या है, कुछ हमें तो बताओ। चौहान ने राजदाराना लहजे में इमरान से मुखातिब होकर कहा। चक्कर? ओह, आप भूख को चक्कर कहते हैं? आप बड़े लोग हैं, भूख को चक्कर दे सकते हैं, मगर जनाब हम गरीबों को तो भूख ने चक्कर दे रखा है। इमरान ने मसमसे से लहजे में कहा। ये क्या हो रहा है? इतनी देर हो गई कि ऑर्डर नहीं मिला। अचानक एक नौजवान ने इमरान के करीब आकर इमरान से बड़े करख्त लहजे में कहा। इस नौजवान ने 3 पीस सूट पहन रखा था और उसके सीने पर सुपरवाइजर का बैच लगा हुआ था। तो देख लिखिए ऑर्डर। 4 तोले भैंस का दूध, 3 तोले गाय का घी और 8 तोले मगज़े खंदक, 40 तोले मगज़े खाक। इमरान ने पलटकर बाकायदा तिबी नुस्खा लिखाना शुरू कर दिया। क्या बकवास है, तुम नहीं जानते मैं सुपरवाइजर हूँ? नौजवान ने करख्त लहजे में कहा। बकवास? सुपरवाइजर? अच्छा ओहदा है, मुबारक हो। इमरान ने बड़े फराख तिराना लहजे में मुबारकबाद देते हुए कहा और मेज़ पर बैठे हुए उसके साथ ही खिलखिलाकर हंस पड़े। सुपरवाइजर का चेहरा गुस्से की शिद्दत से स्याह पड़ गया था। तुम काउंटर पर चलो, मैं तुमसे बात करता हूँ। तुमने वेटर होकर मेरी बेइज्जती की है। सुपरवाइजर होंठ भींचे बात कर रहा था। माहौल की वजह से वो ज्यादा गुस्से का इजहार भी ना कर सकता था। Like, comment, share, press the bell icon.